एथेंस का नगर अब शांत था, पर उसकी आत्मा में वह गर्व और शक्ति अभी भी जीवित थी, जिसे पेरिक्लीज ने सदियों पहले अंकित किया था। उसकी मृत्यु के बाद नगर ने कई उतार चढ़ाव देखे, युद्धों का सामना किया, पर हर बार उसकी नींव और उसका आदर्श लोगों को मार्गदर्शन देता रहा। पेरिक्लीज ने यह साबित कर दिया था कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता, विजय या धन में नहीं होता, बल्कि विचारों और नैतिकता में होता है। समय ने एथेंस को कई शासकों के अधीन किया। फारसियों से लेकर रोमनों तक हर आक्रमणकारी ने यहाँ के पत्थरों और मंदिरों को देखा, पर पेरिक्लीज की विरासत को नहीं समझा। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल इमारतें या संगठन नहीं थे, बल्कि एक विचार कि नगर का असली गौरव उसके नागरिकों की सोच और समझ में है। नई पीढ़ियां, चाहे युग बदल जाए, उसी विचार के माध्यम से अपने नगर को देखती और गढ़ती रही। समय ने एथेंस को कई शासकों के अधीन किया। फारसियों से लेकर रोमनों तक हर आक्रमणकारी ने यहाँ के पत्थरों और मंदिरों को देखा, पर पेरिक्लीज की विरासत को नहीं समझा। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल इमारतें या संगठन नहीं थे, बल्कि एक विचार कि नगर का असली गौरव उसके नागरिकों की सोच और समझ में है। नई पीढ़ियां, चाहे युग बदल जाए, उसी विचार के माध्यम से अपने नगर को देखती और गढ़ती रही। युवा दार्शनिकों और नेताओं ने उसका नाम आदर्श मानकर लोकतंत्र और न्याय की नींव मजबूत की। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने पेरिक्लीज के विचारों को आगे बढ़ाया। वे कहते, यदि नगर को वास्तव में महान बनाना है तो हमें सोचने और सवाल पूछने की आजादी देनी होगी। यही दृष्टि पेरिक्लीज ने अपने जीवन में स्थापित की थी, और यही उसकी अमरता का कारण बनी। कला और साहित्य ने भी उसका नाम हमेशा जीवित रखा। नाटक, कविता और वास्तुकला में पेरिक्लीज की प्रेरणा स्पष्ट थी। पार्थेनन और अन्य मंदिरों के स्तंभ अब खंडहर में थे, पर उनकी छाया हर नए निर्माण में महसूस की जा सकती थी। कलाकारों ने उसकी शैली, उसकी दृष्टि और उसके आदर्शों को अपनाया। उन्होंने मानवता के भीतर वही महानता खोजने का प्रयास किया जिसे पेरिक्लीज ने अपने नगर में देखा था। यूरोप के पुनर्जागरण काल में पेरिक्लीज की शिक्षाएं फिर से जीवित हुईं। कलाकारों और विचारकों ने उसकी शैली और दृष्टि को अपनाया। उन्होंने लोकतंत्र, न्याय और कला के सिद्धांतों को अपने समाज में लागू किया। इस प्रकार पेरिक्लीज का प्रभाव सीमाओं से परे फैल गया। वह अब केवल एथेंस का नेता नहीं, बल्कि पूरे मानव जगत का प्रतीक बन गया। एथेंस की गलियों में, समुद्र के किनारे और पुराने मंदिरों में अब भी उसकी गूंज सुनाई देती थी। युवा नागरिक जब इतिहास पढ़ते तो वे पाते कि केवल युद्ध और विजय से नगर महान नहीं बनता। महानता उस समय आती है जब लोग सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और न्याय और स्वतंत्रता के मार्ग पर चलते हैं। यही सिखाया पेरिक्लीज ने। समय बीतता गया, पर उसकी शिक्षा और दृष्टि अमर बनी। हर लोकतांत्रिक सभा, हर न्यायालय, हर विद्यालय में पेरिक्लीज का प्रभाव देखा जा सकता था। उसका आदर्श यह सिखाता है कि सच्चा नेता केवल शासन नहीं करता, बल्कि नागरिकों को सोचने, समझने और न्याय करने का साहस देता है। यही कारण है कि उसका नाम सदियों तक सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बना रहा। आज भी जब लोग एथेंस के खंडहरों में चलते हैं, पार्थेनन के स्तंभों को देखते हैं और समुद्र की लहरों में नगर की कहानी सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि पेरिक्लीज अभी भी वहां खड़ा है। वह खड़ा है हर विचार में, हर निर्णय में, हर नागरिक के हृदय में। उसका जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर युग के लिए मार्गदर्शन है। पेरिक्लीज ने दिखाया कि सभ्यता का स्वर्ण युग केवल समय और संपत्ति से नहीं आता। यह विचार नैतिकता, शिक्षा और कला से आता है। नगर की असली महानता उसके नागरिकों के विचारों में होती है, और यही पेरिक्लीज की सबसे बड़ी उपहार है। उसने केवल एथेंस को नहीं, पूरी मानवता को एक दृष्टि दी कि मनुष्य अपनी बुद्धि, सोच और नैतिकता से महान बन सकता है। और इस प्रकार पेरिक्लीज का जीवन समाप्त हुआ, पर उसकी आत्मा अमर रही। उसकी नीतियां, उसकी दृष्टि और उसका आदर्श हर युग में जीवित रहा। एथेंस केवल नगर नहीं, एक विचार बन गया, और पेरिक्लीज उसका निर्माता, विचारक और मार्गदर्शक बन गया। उसका नाम इतिहास में सदियों तक गूंजता रहेगा,
और हर उस व्यक्ति और समाज के लिए प्रेरणा बनता रहेगा जो न्याय, कला और सोच की ऊंचाई को पहचानता है। समय बीतता गया, पर उसकी शिक्षा और दृष्टि अमर बनी। हर लोकतांत्रिक सभा, हर न्यायालय, हर विद्यालय में पेरिक्लीस का प्रभाव देखा जा सकता था। उसका आदर्श यह सिखाता है कि सच्चा नेता केवल शासन नहीं करता, बल्कि नागरिकों को सोचने, समझने और न्याय करने का साहस देता है। यही कारण है कि उसका नाम सदियों तक सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बना रहा। आज भी जब लोग एथेंस के खंडहरों में चलते हैं, पार्थेनन के स्तंभों को देखते हैं और समुद्र की लहरों में नगर की कहानी सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि पेरिक्लीस अभी भी वहां खड़ा है। वह खड़ा है हर विचार में, हर निर्णय में, हर नागरिक के हृदय में। उसका जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर युग के लिए मार्गदर्शन है। और इस प्रकार पेरिक्लीस का जीवन समाप्त हुआ, पर उसकी आत्मा अमर रही। उसकी नीतियां, उसकी दृष्टि और उसका आदर्श हर युग में जीवित रहा। एथेंस केवल नगर नहीं, एक विचार बन गया, और पेरिक्लीस उसका निर्माता, विचारक और मार्गदर्शक बन गया। उसका नाम इतिहास में सदियों तक गूंजता रहेगा और हर उस व्यक्ति और समाज के लिए प्रेरणा बनता रहेगा जो न्याय, कला और सोच की ऊंचाई को पहचानता है। एथेंस की गलियों में जब पहली बार सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों को छूती थीं, तब एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदलनी थी। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह बालक पेरिक्लीस एक दिन उस नगर का चेहरा, उसकी आत्मा और उसकी अमर गाथा बन जाएगा। उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ। जेंटिपस उसका पिता था, जिसने फारसी युद्धों में एथेंस के लिए वीरता दिखाई थी, और उसकी मां एगारिस्ते एक बुद्धिमान और गर्वीली महिला अल्कमायोनिड वंश से थी, जो प्राचीन ग्रीस की सबसे प्रभावशाली वंशावलियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन रक्त से अधिक महत्वपूर्ण था वह विचार जो उस बालक के भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था, स्वतंत्रता, सौंदर्य और बुद्धि का विचार। पेरिक्लीस का बचपन साधारण नहीं था। वह खेलों में कम, चिंतन में अधिक रुचि रखता था। दूसरे बालक जब पंखों वाले भाले फेंकते, वह अपने शिक्षक से पूछता, मनुष्य क्यों युद्ध करता है यदि वह देवताओं के समान सोच सकता है। उसकी मां कहती थी कि उसमें एक असामान्य शांति है, एक मौन जो शक्ति बन सकता है। लेकिन यह शांति कई बार उसके साथियों के लिए रहस्य बन जाती थी। उन्हें लगता था कि यह बालक बहुत गंभीर है, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य तूफान पल रहा हो। उसका पहला शिक्षक डेमन था, संगीतकार, दार्शनिक और विचारक। डेमन ने उसे सिखाया कि संगीत और गणित एक ही भाषा बोलते हैं, बस सुर और संख्याएं अलग हैं। फिर आया अनाक्सागोरस, वह दार्शनिक जिसने तारों की ओर देखा और कहा कि ब्रह्मांड देवताओं की मनमानी नहीं, बल्कि तर्क का परिणाम है। पेरिक्लीस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि मनुष्य अपने विचारों से ही देवताओं के बराबर हो सकता है। उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही थी कि सभ्यता केवल पत्थर या मंदिर नहीं, बल्कि विचारों से निर्मित होती है। एथेंस तब बदल रहा था। पारंपरिक अभिजात वर्ग और नए लोकतांत्रिक विचारों के बीच संघर्ष चल रहा था। सभा में जनमत बढ़ रहा था, लेकिन सत्ता अभी भी पुरानी कुलीनता के हाथों में थी। पेरिक्लीस अपने कुल की परंपरा और अपने गुरु के दर्शन के बीच खड़ा था। वह जानता था कि परिवर्तन अनिवार्य है, परंतु यह भी जानता था कि परिवर्तन अराजकता में नहीं, व्यवस्था में जन्म लेना चाहिए। उसके भीतर का युवा नेता हर दिन आकार ले रहा था, जैसे किसी मूर्तिकार के हाथों में पत्थर धीरे धीरे आकार पा रहा हो। एथेंस की गलियों में जब पहली बार सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों को छूती थीं, तब एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदलनी थी। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह बालक पेरिक्लीस एक दिन उस नगर का चेहरा, उसकी आत्मा और उसकी अमर गाथा बन जाएगा। उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ। जेंटिपस उसका पिता था, जिसने फारसी युद्धों में एथेंस के लिए वीरता दिखाई थी, और उसकी मां एगारिस्ते एक बुद्धिमान और गर्वीली महिला अल्कमायोनिड वंश से थी, जो प्राचीन ग्रीस की सबसे प्रभावशाली वंशावलियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन रक्त से अधिक महत्वपूर्ण था वह विचार जो उस बालक के भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था, स्वतंत्रता, सौंदर्य और बुद्धि का विचार। उसका पहला शिक्षक डेमन था,
संगीतकार, दार्शनिक और विचारक। डेमन ने उसे सिखाया कि संगीत और गणित एक ही भाषा बोलते हैं, बस सुर और संख्याएं अलग हैं। फिर आया अनाक्सागोरस, वह दार्शनिक जिसने तारों की ओर देखा और कहा कि ब्रह्मांड देवताओं की मनमानी नहीं बल्कि तर्क का परिणाम है। पेरिक्लीस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि मनुष्य अपने विचारों से ही देवताओं के बराबर हो सकता है। उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही थी कि सभ्यता केवल पत्थर या मंदिर नहीं बल्कि विचारों से निर्मित होती है। एथेंस तब बदल रहा था। पारंपरिक अभिजात वर्ग और नए लोकतांत्रिक विचारों के बीच संघर्ष चल रहा था। सभा में जनमत बढ़ रहा था, लेकिन सत्ता अभी भी पुरानी कुलीनता के हाथों में थी। पेरिक्लीस अपने कुल की परंपरा और अपने गुरु के दर्शन के बीच खड़ा था। वह जानता था कि परिवर्तन अनिवार्य है, परंतु यह भी जानता था कि परिवर्तन अराजकता में नहीं, व्यवस्था में जन्म लेना चाहिए। उसके भीतर का युवा नेता हर दिन आकार ले रहा था, जैसे किसी मूर्तिकार के हाथों में पत्थर धीरे धीरे आकार पा रहा हो। उसके पिता चाहते थे कि वह सेना में जाए, पर पेरिक्लीस ने ज्ञान का मार्ग चुना। वह वक्तृत्व कला का अभ्यास करने लगा, अपने विचारों को इस प्रकार तराशने लगा जैसे कोई कवि शब्दों को गढ़ता है। उसका स्वर धीमा था, लेकिन उसमें एक शक्ति थी जो भीड़ को चुप करा देती। लोग कहते थे, जब वह बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं एथेंस बोल रहा हो। युवा पेरिक्लीस अक्सर अकादमी में जाता, जहां दर्शन और कला की चर्चा होती। वहां उसने देखा कि कला और राजनीति एक ही आत्मा के दो रूप हैं। उसने कलाकारों से कहा, तुम अपने हाथों से जो गढ़ते हो, मैं उसे अपने शब्दों से गढ़ूंगा। धीरे धीरे वह समझने लगा कि नेतृत्व केवल शासन नहीं बल्कि प्रेरणा है, और प्रेरणा का जन्म सौंदर्य से होता है, चाहे वह संगमरमर की मूर्ति हो या स्वतंत्रता का विचार। वह अपने भीतर के भय से लड़ रहा था। वह जानता था कि मंच पर आना आसान नहीं। बचपन से ही उसकी छवि गंभीर, लगभग ठंडी थी। कुछ लोग उसे ओलंपियन कहते, देवताओं जैसा शांत। पर इस शांति के पीछे आग थी जो केवल समय के साथ जलने वाली थी। एथेंस में तब सिमोन जैसे प्रभावशाली नेता थे जो परंपरा के पक्षधर थे। पेरिक्लीस ने देखा कि कैसे शक्ति और धन राजनीति को नियंत्रित करते हैं। वह समझ गया कि सच्चा नेतृत्व भीड़ को जीतने में नहीं बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करने में है। एक रात जब एथेंस की पहाड़ियों पर चांदनी फैली थी, उसने अपने मित्र से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा नगर ऐसा हो कि जब कोई मानवता की बात करे तो एथेंस का नाम ले। वह सपना उस क्षण जन्मा, एथेंस को कला, ज्ञान और लोकतंत्र का केंद्र बनाने का सपना। उसकी मां ने जब यह सुना तो कहा, यह मार्ग आसान नहीं होगा। लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं जो नई राह बनाते हैं। पेरिक्लीस मुस्कुराया, फिर मैं वही पत्थर लेकर अपना शहर बनाऊंगा। एक रात जब एथेंस की पहाड़ियों पर चांदनी फैली थी, उसने अपने मित्र से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा नगर ऐसा हो कि जब कोई मानवता की बात करे तो एथेंस का नाम ले। वह सपना उस क्षण जन्मा, एथेंस को कला, ज्ञान और लोकतंत्र का केंद्र बनाने का सपना। उसकी मां ने जब यह सुना तो कहा, यह मार्ग आसान नहीं होगा। लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं जो नई राह बनाते हैं। पेरिक्लीस मुस्कुराया, फिर मैं वही पत्थर लेकर अपना शहर बनाऊंगा। धीरे धीरे उसने राजनीतिक जीवन में कदम रखा। उसकी पहली उपस्थिति सभा में थी। एक युवा चेहरा, लेकिन शब्दों में बुद्धि की गहराई। उसने भीड़ से कहा, यदि हम समानता की बात करते हैं तो हमें साहस भी समान रूप से बांटना होगा। उसके शब्दों ने लोगों के हृदयों में हलचल मचा दी। वे समझ नहीं पाए कि यह युवक सिर्फ बोल नहीं रहा, वह दिशा दे रहा है। उसकी नीति थी, जनता के निकट रहो परंतु भीड़ में खो मत जाओ। वह सड़कों पर लोगों से बात करता, उनकी शिकायतें सुनता, परंतु निर्णय सदा अपने विवेक से लेता। धीरे धीरे उसका नाम चर्चा में आने लगा। पुराने अभिजात वर्ग ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। वह बहुत सोचता है, एक बुजुर्ग सेनापति ने कहा, जो व्यक्ति बहुत सोचता है वह व्यवस्था को हिला देता है। पर पेरिक्लीस सोचता था कि अगर व्यवस्था अन्याय पर टिकी है तो उसे हिलना ही चाहिए। इस दौरान उसने देखा कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नागरिकता का पाठ है।
उसने कलाकारों से आग्रह किया कि वे नगर की आत्मा को पत्थरों में उकेरें। वह सोचता था कि यदि लोग सौंदर्य को देखना सीख जाए तो वे क्रूरता से दूर हो जाएंगे। वह राजनीति को कला और कला को राजनीति मानता था। वर्षों बीतते गए। युवा पेरिक्लीज अब सभा का मान्य सदस्य था। उसकी वक्तृत्व कला, उसका संतुलन और उसकी दृष्टि ने उसे बाकी सबसे अलग कर दिया। वह न तो अत्यधिक लोकतांत्रिक था, न ही पूर्णतः अभिजात। वह बीच की रेखा पर चलता था, जहां बुद्धि और आदर्श मिलते हैं। उसके विरोधी कहते, वह खतरनाक है क्योंकि वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसका जीवन अब एक मिशन बन चुका था। उसने एथेंस को केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक विचार बनाने का संकल्प लिया था। वह चाहता था कि प्रत्येक नागरिक अपने भीतर देवत्व का अनुभव करे, कि स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं, जीवन का स्वर बन जाए। जब सागर से हवा आती और पार्थेनॉन की अधूरी दीवारों से टकराती, तो ऐसा लगता जैसे भविष्य की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। पेरिक्लीस उस आवाज को सुनता था। वह जानता था कि उसका मार्ग लंबा और कठिन है, लेकिन वह यह भी जानता था कि इतिहास केवल उन्हीं के नाम याद रखता है जो असंभव को संभव करने का साहस रखते हैं। एथेंस की रातें अब पहले जैसी नहीं थीं। गलियों में चर्चा होती, वह युवक पेरिक्लीस कुछ नया सोच रहा है। कुछ लोग डरते, कुछ उत्सुक होते, पर सभी महसूस करते कि कोई परिवर्तन आने वाला है। और वह परिवर्तन स्वयं पेरिक्लीस था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने युग को गढ़ने वाला था, जैसे मूर्तिकार पत्थर से देवता गढ़ता है। एथेंस की रातें अब पहले जैसी नहीं थीं। गलियों में चर्चा होती, वह युवक पेरिक्लीस कुछ नया सोच रहा है। कुछ लोग डरते, कुछ उत्सुक होते, पर सभी महसूस करते कि कोई परिवर्तन आने वाला है। और वह परिवर्तन स्वयं पेरिक्लीस था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने युग को गढ़ने वाला था, जैसे मूर्तिकार पत्थर से देवता गढ़ता है। उसके हृदय में अब एक ही ध्वनि गूंज रही थी, एथेंस का उत्थान। एथेंस के आसमान पर अब एक नई सुबह का रंग था। सभाएं पहले से अधिक जीवंत हो चुकी थीं। लोग अपने नेताओं से प्रश्न करने लगे थे, और वही प्रश्न धीरे धीरे लोकतंत्र का बीज बो रहे थे। इस हलचल के बीच पेरिक्लीस का नाम हर जुबान पर था। वह कोई साधारण वक्ता नहीं था। उसके शब्दों में तर्क की धार और आत्मा की गर्माहट थी। वह बोलता था तो लगता था जैसे सच्चाई स्वयं बोल रही हो। जनता को महसूस होता था कि यह व्यक्ति केवल सत्ता की नहीं, विचार की बात कर रहा है। पेरिक्लीस अब धीरे धीरे सत्ता के केंद्र की ओर बढ़ रहा था, पर हर कदम के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। सिमोन, जो पुराने अभिजात वर्ग का प्रतिनिधि था, पेरिक्लीस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन गया। सिमोन ने कहा, यह युवक भीड़ को बहका रहा है, यह परंपरा को मिटाना चाहता है। लेकिन पेरिक्लीस मुस्कुराया। परंपरा तभी जीवित रहती है जब वह न्याय को जन्म दे, अन्यथा वह जंजीर बन जाती है। यह उसका विश्वास था कि अतीत को सम्मान दो, पर उसे भविष्य की राह में दीवार मत बनने दो। उसने लोगों को सिखाया कि लोकतंत्र का अर्थ केवल बोलने का अधिकार नहीं, बल्कि सुनने की जिम्मेदारी भी है। वह कहता, यदि हर नागरिक अपने नगर का प्रहरी बन जाए तो कोई अत्याचारी जन्म नहीं ले सकता। यह विचार जनता के मन में घर करने लगा। गरीब कारीगर, नाविक और किसान सब महसूस करने लगे कि वे भी एथेंस के उत्थान में भागीदार हैं। पेरिक्लीस के विरोधी अब उसके प्रभाव से भयभीत थे। उन्होंने अफवाहें फैलाईं कि वह अपने हित के लिए लोगों को खुश रखता है, कि उसका उद्देश्य सत्ता है। लेकिन जो उसे सुनते थे जानते थे कि उसकी दृष्टि कहीं ऊंची थी। वह केवल एथेंस के शासन को नहीं, उसकी आत्मा को बदलना चाहता था। इस समय वह एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला, आस्पासिया। वह मिलेटस की थी, सुंदर, बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाली। जहां अधिकांश महिलाएं राजनीति से दूर रखी जाती थीं, वहीं आस्पासिया पेरिक्लीस के समान विचार रखती थी। उनके संवाद ग्रीक रातों की तरह लंबे और गहरे होते। आस्पासिया ने कहा, तुम एथेंस के लिए लड़ रहे हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा युद्ध सबसे पहले तुम्हारे भीतर है? पेरिक्लीस ने उत्तर दिया, हाँ, और मैं उसे हर दिन लड़ता हूं। उनका संबंध केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि बुद्धि और भावना का संगम था। आस्पासिया ने उसे मानवीय दृष्टि दी
उसकी नीति और सौंदर्य अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वह अक्सर कहती, कला शासन की सबसे बड़ी साथी है, क्योंकि वह लोगों के हृदय को जीतती है जहां कानून नहीं पहुंच पाता। एथेंस के आसमान पर अब एक नई सुबह का रंग था। सभाएं पहले से अधिक जीवंत हो चुकी थीं। लोग अपने नेताओं से प्रश्न करने लगे थे, और वही प्रश्न धीरे धीरे लोकतंत्र का बीज बो रहे थे। इस हलचल के बीच पेरिक्लीस का नाम हर जुबान पर था। वह कोई साधारण वक्ता नहीं था। उसके शब्दों में तर्क की धार और आत्मा की गर्माहट थी। वह बोलता था तो लगता था जैसे सच्चाई स्वयं बोल रही हो। जनता को महसूस होता था कि यह व्यक्ति केवल सत्ता की नहीं, विचार की बात कर रहा है। उधर सिमोन और उसके समर्थक पेरिक्लीस को गिराने की साजिशें रच रहे थे। उन्होंने जनता को बांटने की कोशिश की, पर पेरिक्लीस ने समझदारी दिखाई। उसने नगर में ऐसे कार्य शुरू किए जिनसे आम जनता को सीधा लाभ हुआ। सड़कों का निर्माण, बंदरगाहों का विस्तार और श्रमिकों को वेतन। लोगों को लगा कि यह नेता केवल बोलता नहीं, करता भी है। पेरिक्लीस के नेतृत्व में एथेंस धीरे धीरे रूपांतरित होने लगा। हर कोने में नई ऊर्जा थी। नाट्यशालाएं बन रही थीं, जहां एस्किलुस और सोफोक्लिस जैसे नाटककार मानव स्वभाव की जटिलताओं को मंच पर ला रहे थे। कला, दर्शन और राजनीति एक ही सांस में जी रहे थे, और इस सब के बीच पेरिक्लीस था, शांत, संयमित, पर भीतर ज्वालामुखी जैसा दृढ़। वह जानता था कि उसकी शक्ति भीड़ की प्रशंसा में नहीं, बल्कि उनके विश्वास में है। उसने कभी अपना नाम पुकारने के लिए नहीं कहा, उसने केवल नगर का नाम ऊंचा करने की शपथ ली। जब वह बोलता तो एथेंस को लगता कि वह अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। पेरिक्लीस के नेतृत्व में एथेंस धीरे धीरे रूपांतरित होने लगा। हर कोने में नई ऊर्जा थी। नाट्यशालाएं बन रही थीं, जहां एस्किलुस और सोफोक्लिस जैसे नाटककार मानव स्वभाव की जटिलताओं को मंच पर ला रहे थे। कला, दर्शन और राजनीति एक ही सांस में जी रहे थे, और इस सब के बीच पेरिक्लीस था, शांत, संयमित, पर भीतर ज्वालामुखी जैसा दृढ़। वह जानता था कि उसकी शक्ति भीड़ की प्रशंसा में नहीं, बल्कि उनके विश्वास में है। उसने कभी अपना नाम पुकारने के लिए नहीं कहा, उसने केवल नगर का नाम ऊंचा करने की शपथ ली। जब वह बोलता तो एथेंस को लगता कि वह अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। एक सभा में उसने कहा, यदि हमें सच्चा महान बनना है तो हमें दूसरों को छोटा दिखाने की आवश्यकता नहीं, महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। इस वाक्य ने एथेंस के इतिहास में अमर स्थान पा लिया। उसकी नीतियों ने धीरे धीरे सत्ता के पुराने ढांचों को तोड़ा। उसने सामान्य नागरिकों को भी शासन में भाग लेने का अधिकार दिया। न्यायालयों में अब गरीब भी अपनी बात रख सकते थे। एथेंस, जो कभी केवल कुलीनों का नगर था, अब जनता का नगर बन रहा था। पर यह परिवर्तन सबको स्वीकार नहीं था। पुराने परिवारों में असंतोष था। मंदिरों में पुजारी फुसफुसाते थे कि देवता नाराज हैं, क्योंकि सत्ता अब आम जन के हाथों में जा रही है। पेरिक्लीस ने इस भय को शांत किया। देवता उन नगरों से प्रसन्न होते हैं जहां न्याय बसता है, उसने कहा। वह अब न केवल राजनीतिज्ञ था, बल्कि एक प्रतीक बन चुका था। लोग उसके निर्णयों पर विश्वास करते, उसके शब्दों को नियम मानते। लेकिन इसके साथ ही उसकी आलोचना भी बढ़ी। विरोधियों ने कहा कि वह बहुत नियंत्रित है, कि उसका शासन लोकतंत्र के नाम पर एक नए प्रकार का साम्राज्य है। पेरिक्लीस ने उत्तर दिया, यदि व्यवस्था तर्क पर आधारित है तो नियंत्रण अत्याचार नहीं, आवश्यकता है। वह एक अद्भुत संतुलन बनाए रखता था, सत्ता और स्वतंत्रता के बीच, तर्क और भावना के बीच। कभी कभी वह समुद्र किनारे अकेला टहलता, दूर क्षितिज को देखता। उसकी आंखों में भविष्य था। वह कहता, यदि मैं असफल हुआ तो केवल मैं नहीं गिरूंगा, एथेंस भी अपने स्वप्नों से गिर जाएगी। उसी दौरान उसने महान निर्माण योजनाएं शुरू की। उसने कहा, हम अपने नगर को पत्थरों से नहीं, आत्मा से बनाएंगे। और पार्थेनॉन का विचार जन्मा। यह केवल मंदिर नहीं था, बल्कि मनुष्य के भीतर की सुंदरता और तर्क का प्रतीक था। उसने कहा, यह देवता के लिए नहीं, मनुष्य की बुद्धि के लिए स्मारक होगा। शिल्पकार फिदियस से उसकी मित्रता गहरी हुई। दोनों अक्सर चर्चा करते कि कला का उद्देश्य क्या है।
फिदियस कहता, सौंदर्य वह सत्य है जिसे हम देख सकते हैं। और पेरिक्लीज उत्तर देता, और राजनीति वह सत्य है जिसे हमें जीना होता है। दिन बीतते गए। पेरिक्लीज अब एथेंस का वास्तविक मार्गदर्शक था। जनता उसे प्रथम नागरिक कहती थी, परंतु उसकी आत्मा विनम्र थी। उसने कहा, मैं राजा नहीं हूं, मैं केवल उस ध्वनि का दूत हूं जिसे एथेंस अपने भीतर सुनता है। पर जब शक्ति बढ़ती है तो छाया भी लंबी होती है। उसके विरोधी अब खुले रूप से उसके खिलाफ हो गए। वे कहते, वह देवताओं से ऊपर उठना चाहता है। उसके मित्रों पर आरोप लगाए गए, यहां तक कि फिदियस पर भी। आस्पासिया को अदालत में घसीटा गया क्योंकि उसने स्वतंत्र विचार रखे थे। पेरिक्लीस पर व्यक्तिगत आघात हुए, लेकिन उसने मौन रखा। उसने कहा, यदि मैं प्रत्येक पत्थर का उत्तर दूंगा तो शहर बनाने का समय कहां बचेगा। यह वही समय था जब एथेंस अपनी चरम ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था और उसके भीतर आने वाले तूफान की गूंज भी उठ रही थी। पेरिक्लीस अब जानता था कि महानता की कीमत हमेशा अकेलापन होती है। उस रात जब वह अपने घर की छत से दूर समुद्र को देख रहा था, उसने आसपासिया से कहा, कभी कभी लगता है कि मैं लोगों के लिए बोलता हूं, पर कोई मुझे सुनता नहीं। आसपासिया मुस्कुराई, सुनते हैं, बस अभी समझ नहीं पाए हैं। पेरिक्लीस ने उत्तर दिया, तो शायद मेरी नियति यही है, ऐसे समय के लिए काम करना जो अभी आया नहीं। और उस क्षण जब एथेंस की दीवारों पर छाननी फिसल रही थी, एक युग अपनी दिशा पा रहा था। पेरिक्लीस केवल एक नेता नहीं रहा, वह विचार बन गया था, और विचारों की आवाज कभी नहीं रुकती। एथेंस अब एक जीवित स्वप्न बन चुका था। मंदिरों की दीवारों पर हथौड़े की आवाज गूंजती थी और गलियों में कवियों के गीत बहते थे। पेरिक्लीस के नेतृत्व में नगर का चेहरा बदल रहा था। उसने कहा था, यदि सौंदर्य और तर्क मिल जाए तो मनुष्य देवत्व को छू सकता है। और अब वही हो रहा था। उसके विचार केवल शब्द नहीं थे, वे संगमरमर में ढल रहे थे, मूर्तियों में सांस ले रहे थे। पार्थेनॉन का निर्माण आरंभ हुआ, वह मंदिर जो एथेंस की आत्मा बनना था। उसके ऊपर की हर रेखा, हर स्तंभ गणित और कला का संगम था। फिदियस और उसके शिल्पकार दिन रात काम करते और पेरिक्लीस स्वयं स्थल पर जाता। वह हर पत्थर को देखता जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देखता है। उसके लिए यह केवल देवता का घर नहीं था, बल्कि उस विचार का प्रतीक था कि मनुष्य अपनी रचना से अमर हो सकता है। पेरिक्लीस ने कहा, हम केवल पत्थर नहीं जोड़ रहे, हम समय से संवाद कर रहे हैं। और सचमुच उस निर्माण की हर प्रतिध्वनि आने वाली पीढ़ियों तक गूंजने वाली थी। साथ ही उसने शासन की संरचना को भी पुनर्गठित किया। हर नागरिक को सभा में भाग लेने का अधिकार दिया गया, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उसने राज्य द्वारा मजदूरी शुरू कराई ताकि कोई भी व्यक्ति केवल गरीबी के कारण राजनीति से दूर न रहे। इस विचार ने एथेंस को अन्य नगरों से अलग बना दिया। अब लोकतंत्र केवल विचार नहीं रहा, वह जीवन की वास्तविकता बन गया था। परंतु इस परिवर्तन के बीच कईयों को यह डर था कि जनता को अधिक शक्ति देना अराजकता को जन्म देगा। पेरिक्लीस ने उत्तर दिया, यदि जनता को शिक्षा दी जाए तो वही सबसे स्थायी शक्ति है। अंधकार का उपचार केवल प्रकाश है। उसके शब्दों ने आलोचकों को शांत कर दिया, परंतु भीतर ही भीतर विरोध की आग सुलगती रही। पेरिक्लीस का संबंध आस्पासिया से और गहरा हो चुका था। वह अब केवल उसकी प्रेरणा नहीं, उसका बौद्धिक साथी भी बन चुकी थी। वे रातों को देर तक दर्शन, नैतिकता और शासन पर चर्चा करते। आस्पासिया कहती, तुमने एथेंस को एक शरीर दिया है, अब उसे आत्मा दो। और पेरिक्लीस उत्तर देता, आत्मा जनता में है, मैं केवल उसे सुनने का माध्यम हूं। इस बीच कला और दर्शन अपने चरम पर पहुंच चुके थे। सोफोक्लीस के नाटक जनसभाओं में चर्चित होते और युवा सुकरात गलियों में प्रश्न पूछता, सत्य क्या है? यह वह युग था जहां हर मनुष्य सोचने की स्वतंत्रता पा रहा था। पेरिक्लीस जानता था कि यही स्वतंत्रता किसी नगर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने कहा, यदि हम सोचने से डरने लगे तो हमारी मूर्तियां जीवित रहेंगी और हम पत्थर बन जाएंगे। एथेंस अब एक जीवित स्वप्न बन चुका था। मंदिरों की दीवारों पर हथौड़े की आवाज गूंजती थी और गलियों में कवियों के गीत बहते थे। पेरिक्लीस के नेतृत्व में नगर का चेहरा बदल रहा था। उसने कहा था,
यदि सौंदर्य और तर्क मिल जाए तो मनुष्य देवत्व को छू सकता है, और अब वही हो रहा था। उसके विचार केवल शब्द नहीं थे, वे संगमरमर में ढल रहे थे, मूर्तियों में सांस ले रहे थे। पार्थेनॉन का निर्माण आरंभ हुआ, वह मंदिर जो एथेंस की आत्मा बनना था। उसके ऊपर की हर रेखा, हर स्तंभ गणित और कला का संगम था। फिदियस और उसके शिल्पकार दिन रात काम करते और पेरिक्लीस स्वयं स्थल पर जाता। वह हर पत्थर को देखता जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देखता है। उसके लिए यह केवल देवता का घर नहीं था, बल्कि उस विचार का प्रतीक था कि मनुष्य अपनी रचना से अमर हो सकता है। परंतु इस परिवर्तन के बीच कईयों को यह डर था कि जनता को अधिक शक्ति देना अराजकता को जन्म देगा। पेरिक्लीस ने उत्तर दिया, यदि जनता को शिक्षा दी जाए तो वही सबसे स्थायी शक्ति है। अंधकार का उपचार केवल प्रकाश है। उसके शब्दों ने आलोचकों को शांत कर दिया, परंतु भीतर ही भीतर विरोध की आग सुलगती रही। पेरिक्लीस का संबंध आस्पासिया से और गहरा हो चुका था। वह अब केवल उसकी प्रेरणा नहीं, उसका बौद्धिक साथी भी बन चुकी थी। वे रातों को देर तक दर्शन, नैतिकता और शासन पर चर्चा करते। आस्पासिया कहती, तुमने एथेंस को एक शरीर दिया है, अब उसे आत्मा दो। और पेरिक्लीस उत्तर देता, आत्मा जनता में है, मैं केवल उसे सुनने का माध्यम हूं। इस बीच कला और दर्शन अपने चरम पर पहुंच चुके थे। सोफोक्लीस के नाटक जनसभाओं में चर्चित होते और युवा सुकरात गलियों में प्रश्न पूछता। सत्य क्या है? यह वह युग था जहां हर मनुष्य सोचने की स्वतंत्रता पा रहा था। पेरिक्लीस जानता था कि यही स्वतंत्रता किसी नगर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने कहा, यदि हम सोचने से डरने लगें तो हमारी मूर्तियां जीवित रहेंगी और हम पत्थर बन जाएंगे। उसके शासन में एथेंस ने न केवल संपन्नता पाई, बल्कि आत्मविश्वास भी। समुद्रों पर एथेनियन जहाज गर्व से चलते और हर बंदरगाह पर लोग कहते, यह एथेंस का स्वर्ण युग है। लेकिन इस चमक के पीछे साए भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि एथेंस अब बहुत शक्तिशाली हो गया है और यह शक्ति अभिमान को जन्म दे रही है। पड़ोसी नगर स्पार्टा इसे संदेह से देखता था। उनके बीच एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, एक विचारों का नगर और दूसरा अनुशासन का। पेरिक्लीस इस तनाव को समझता था। वह जानता था कि युद्ध किसी भी समय फूट सकता है। उसने परिषद में कहा, हमारी महानता का माप युद्ध में नहीं, संयम में है। लेकिन सभी उसकी तरह नहीं सोचते थे। कुछ नेता युद्ध को अवसर समझते थे और जनता के भीतर गर्व धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। पेरिक्लीस ने इस बीच एक और पहल की। उसने शिक्षा को संगठित किया। एथेंस में विद्यालयों और अकादमियों का प्रसार हुआ। संगीत, गणित, दर्शन और वक्तृत्व को समान महत्व दिया गया। वह कहता था, मनुष्य की शक्ति उसके तर्क में है, न कि तलवार में। उसकी यह सोच अगली शताब्दियों के विचारकों की नींव बन गई। कला में भी एक नया युग शुरू हुआ। फिदियस की मूर्तियां दिव्यता का अनुभव कराती। उनके चेहरे न देवता लगते, न मनुष्य, बल्कि दोनों के बीच का वह बिंदु जहां सौंदर्य अमर हो जाता है। जब पहली बार एथेना पार्थेनोस की विशाल मूर्ति पूरी हुई तो पेरिक्लीस उसके सामने खड़ा रहा, लंबे समय तक मौन। उसके मित्र ने पूछा, क्या तुम अपने कार्य से संतुष्ट हो? पेरिक्लीस ने धीरे से कहा, यह मेरा नहीं, एथेंस का कार्य है। मैंने केवल उसका स्वप्न देखा। उसकी दृष्टि अब और विस्तृत हो चुकी थी। उसने एथेंस को केवल ग्रीस का नेता नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श बनाना चाहा। उसने विदेशी कलाकारों और विद्वानों को आमंत्रित किया, जिससे एथेंस एक वैश्विक केंद्र बन गया। उसने कहा, हमारा नगर केवल जन्मभूमि नहीं, विचारों का निवास है। परंतु उसके भीतर अब एक नया संघर्ष भी था। वह देख रहा था कि लोकप्रियता धीरे धीरे पूजा में बदल रही है और यह उसे असहज करता था। वह कहता, जब लोग व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं तो विचार मरने लगते हैं। वह जनता को बार बार याद दिलाता कि लोकतंत्र का अर्थ है हर नागरिक का उत्तरदायित्व, न कि किसी एक नेता की छाया। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग था। जब किसी ने उसे कहा कि वह बहुत सख्त है तो उसने उत्तर दिया, यदि हम भावनाओं से शासन करें तो न्याय अंधा हो जाएगा। यही उसका चरित्र था, संतुलन और अनुशासन का प्रतीक।
उसके शासन में एथेंस ने न केवल संपन्नता पाई बल्कि आत्मविश्वास भी। समुद्रों पर एथेनियन जहाज गर्व से चलते और हर बंदरगाह पर लोग कहते, यह एथेंस का स्वर्ण युग है। लेकिन इस चमक के पीछे साए भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि एथेंस अब बहुत शक्तिशाली हो गया है और यह शक्ति अभिमान को जन्म दे रही है। पड़ोसी नगर स्पार्टा इसे संदेह से देखता था। उनके बीच एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, एक विचारों का नगर और दूसरा अनुशासन का। पेरिक्लीज इस तनाव को समझता था। वह जानता था कि युद्ध किसी भी समय फूट सकता है। उसने परिषद में कहा, हमारी महानता का माप युद्ध में नहीं, संयम में है। लेकिन सभी उसकी तरह नहीं सोचते थे। कुछ नेता युद्ध को अवसर समझते थे और जनता के भीतर गर्व धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। धीरे धीरे उसने सभी क्षेत्रों में सुधार किए, सैन्य संरचना, न्याय व्यवस्था, वित्तीय नीतियां। उसके शासन में एथेंस एक संगठित मशीन की तरह चलने लगा। पर उसके भीतर एक कवि भी था जो हर निर्माण के पीछे मानवता का गीत सुनता था। एक दिन उसने समुद्र तट पर खड़े होकर अपने मित्र से कहा, देखो इन लहरों को, कभी रुकती नहीं, फिर भी अपने रूप में बदलती रहती है। यही राज्य होना चाहिए, स्थायी पर निरंतर गतिशील। समय के साथ उसका शासन अब लगभग 2 दशक पूरा कर चुका था। उसका नाम इतिहास के साथ एक हो गया था। लोग कहते, जब तक पेरिक्लीज है एथेंस अमर रहेगा। लेकिन इतिहास जानता है कि हर शिखर के पीछे एक गिरावट छिपी होती है। स्पार्टा के साथ संबंध अब तनावपूर्ण हो चुके थे। कुछ सीमाएं विवाद, कुछ अभिमान और कुछ भय। ये सब मिलकर एक ऐसे संघर्ष की प्रस्तावना लिख रहे थे जो यूनान को हिला देने वाला था। फिर भी उस समय तक एथेंस का जीवन आनंदमय था। त्योहार, नाटक, संगीत, दार्शनिक संवाद, ये सब मिलकर एक युग की पहचान बन गए थे। एथेंस अब केवल एक नगर नहीं, एक विचार बन चुका था। और उस विचार के केंद्र में था पेरिक्लीज, जो हर दिन अपने लोगों को यह सिखा रहा था कि सभ्यता का अर्थ केवल विजय नहीं बल्कि विवेक है। जब उसने पार्थेनॉन के पूर्ण निर्माण का निरीक्षण किया तो सूरज की किरणें संगमरमर पर पड़ीं और वह क्षण मानो समय में ठहर गया। पेरिक्लीज ने धीरे से कहा, अब एथेंस ने स्वयं को देख लिया है। और सच में उस पल एथेंस ने अपने स्वप्न का चेहरा देखा, उज्ज्वल, बुद्धिमान और सुंदर। लेकिन क्षितिज पर अब एक हल्की छाया भी उभर रही थी जो आने वाले समय की आहट थी। पेरिक्लीज ने वह छाया देखी, पर वह डरा नहीं। उसने कहा, यदि हमें अपनी रोशनी पर विश्वास है तो अंधकार भी हमारा परिचित है। और इस प्रकार जबकि जनता उत्सव मना रही थी और देवताओं के लिए गीत गा रही थी, एक युग की सबसे बड़ी परीक्षा धीरे धीरे पास आ रही थी, युद्ध की, भाग्य की और मनुष्य की। एथेंस अब अपने गौरव के शिखर पर था, परंतु हर शिखर की छाया में एक गर्त छिपा होता है। समृद्ध के इस स्वर्ण युग में भी संघर्ष की आहट सुनाई देने लगी थी। एथेंस की शक्ति बढ़ने से अन्य यूनानी नगर राज्य, विशेषकर स्पार्टा, असंतोष से भर उठे। एक ओर लोकतंत्र की चमक थी, दूसरी ओर अनुशासन और युद्ध प्रियता की ठंडी लौ। यही टकराव धीरे धीरे उस अग्नि में बदल गया जिसने पूरे यूनान को जला दिया, पेलोपोनेशियन युद्ध। पेरिक्लीस जानता था कि यह संघर्ष केवल भूमि या शक्ति का नहीं, विचारों का युद्ध है। एक ओर स्वतंत्रता, कला और विचारों की नगरी थी, दूसरी ओर कठोर अनुशासन और सामरिक व्यवस्था का प्रतीक स्पार्टा। उसने शांति की कोशिश की, कई दूत भेजे, पर स्पार्टा अपने गर्व से झुकने को तैयार न था। अंततः जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो पेरिक्लीस ने अपने नगर को एक ही संदेश दिया, हमारे शत्रु हमारे संगमरमर नहीं तोड़ सकते यदि हमारे मनोबल की नींव अटूट है। उसने रणनीति बनाई कि एथेंस भूमि पर नहीं, समुद्र पर लड़ेगा। उसने ग्रामीण जनता को नगर की दीवारों के भीतर बुलाया जहां वे सुरक्षा पा सकें। परंतु यही निर्णय एक अदृश्य त्रासदी का कारण बना। भीड़ से भरे नगर में बीमारी फैलने लगी। संक्रमण ने एथेंस की गलियों को भय और मृत्यु के अंधकार से भर दिया। हर दिन शव जलाए जाते, हर रात शोक के विलाप गूंजते। पेरिक्लीस, जिसने अपने नगर को स्वर्णिम बना दिया था, अब उसे मरते हुए देख रहा था। उसके अपने परिवार पर भी विपत्ति टूटी। पहले उसका बड़ा पुत्र,
फिर दूसरा, दोनों इस महामारी में चले गए। जब वह अपने पुत्रों के शवों को शांति से देखता तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक गहरा मौन होता था। वह समझ चुका था कि देवताओं ने उसकी महानता की परीक्षा ली है। जनता में असंतोष फैलने लगा। वे कहते थे कि पेरिक्लीज ने उन्हें दीवारों में कैद कर दिया है। देवताओं का कोप उसी पर आया है। सभा में उसके विरुद्ध आरोप लगे। उसके पुराने साथी अब उसके आलोचक बन चुके थे। एक समय जो नगर उसकी प्रशंसा में झूमता था, अब उसी की निंदा में चिल्ला रहा था। फिर भी उसने अपने संयम को नहीं छोड़ा। वह सभा में खड़ा हुआ और कहा, यदि हमारे नगर की नींव किसी व्यक्ति के नाम पर है तो वह नींव कमजोर है, पर यदि वह विचारों पर है तो कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। उसकी आवाज में थकान थी, पर सत्य की दृढ़ता भी। धीरे धीरे भीड़ शांत हो गई। बीमारी ने एथेंस को झकझोर दिया, पर पेरिक्लीज अब भी नगर की आत्मा को थामे था। वह दिन रात नगर के पुनर्गठन में लगा रहा, बीमारों की सहायता करता, सैनिकों का मनोबल बढ़ाता। उसके भीतर की ऊर्जा, जो कभी कला और निर्माण में बहती थी, अब धैर्य और सेवा में बदल गई। जब महामारी का दूसरा द्वार आया तो पेरिक्लीज स्वयं भी बीमार पड़ गया। चिकित्सकों ने उसे विश्राम का आदेश दिया, पर उसने शासन नहीं छोड़ा। वह खिड़की से एथेंस को देखता। वह नगर जिसे उसने अपने विचारों से गढ़ा था, अब राख और आंसुओं में डूबा था। और फिर भी उसमें एक शांति थी, जैसे उसे पता हो कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। किंवदंती है कि जब वह अपने अंतिम दिनों में बिस्तर पर था, मित्रों ने उसके युद्धों और निर्माणों की चर्चा की। उन्होंने कहा, देखो कितने स्मारक तुम्हारे नाम से खड़े हैं। पेरिक्लीज ने धीरे से उत्तर दिया, वे पत्थर तो समय ढा देगा। यदि मैंने कुछ अमर किया है तो वह यह है कि एथेंस के लोग सोचने, सवाल करने और सपने देखने से नहीं डरते। उसके ये शब्द उसके जीवन का सार बन गए। कुछ ही दिनों बाद पेरिक्लीज ने अंतिम सांस ली। एथेंस मौन था, सागर की लहरें भी जैसे ठहर गई थीं। वह चला गया, पर उसके विचार शेष रहे। हर संगमरमर की मूर्ति में, हर नाटक की पंक्ति में, हर बच्चे के स्वप्न में। उसकी मृत्यु के साथ एथेंस का स्वर्ण युग भी ढलने लगा। नगर अब भी सुंदर था, पर उसके भीतर का प्रकाश मंद पड़ गया। युद्ध चलता रहा, देवता मौन रहे, और इतिहास ने एक नई दिशा ले ली। पर जो उसने आरंभ किया था वह केवल एक युग नहीं, एक विचार था कि मनुष्य स्वयं अपना देवता बन सकता है, यदि वह विचारों की रोशनी में जीना सीखे। उसके बाद आने वाली पीढ़ियां चाहे भूल जाए कि उसने कौन से युद्ध जीते, पर वे कभी नहीं भूल सकीं कि उसने उन्हें सोचने की आजादी दी। और यही शायद किसी भी युग का सबसे बड़ा विजय गान है। किंवदंती है कि जब वह अपने अंतिम दिनों में बिस्तर पर था, मित्रों ने उसके युद्धों और निर्माणों की चर्चा की। उन्होंने कहा, देखो कितने स्मारक तुम्हारे नाम से खड़े हैं। पेरिक्लीस ने धीरे से उत्तर दिया, वे पत्थर तो समय ढा देगा। यदि मैंने कुछ अमर किया है तो वह यह है कि एथेंस के लोग सोचने, सवाल करने और सपने देखने से नहीं डरते। उसके ये शब्द उसके जीवन का सार बन गए। कुछ ही दिनों बाद पेरिक्लीस ने अंतिम सांस ली। एथेंस मौन था, सागर की लहरें भी जैसे ठहर गई थीं। वह चला गया, पर उसके विचार शेष रहे। हर संगमरमर की मूर्ति में, हर नाटक की पंक्ति में, हर बच्चे के स्वप्न में। उसकी मृत्यु के साथ एथेंस का स्वर्ण युग भी ढलने लगा। नगर अब भी सुंदर था, पर उसके भीतर का प्रकाश मंद पड़ गया। युद्ध चलता रहा, देवता मौन रहे, और इतिहास ने एक नई दिशा ले ली। पर जो उसने आरंभ किया था वह केवल एक युग नहीं, एक विचार था कि मनुष्य स्वयं अपना देवता बन सकता है, यदि वह विचारों की रोशनी में जीना सीखे। उसके बाद आने वाली पीढ़ियां चाहे भूल जाएं कि उसने कौन से युद्ध जीते, पर वे कभी नहीं भूल सकीं कि उसने उन्हें सोचने की आजादी दी। और यही शायद किसी भी युग का सबसे बड़ा विजयगान है। भाग 4 समाप्त। लगभग 10,000 वर्ण पूर्ण। एथेंस की गलियों में अब मौन था। वह नगर जो कभी संगीत, विचार और हंसी से गूंजता था, अब केवल थकान की सांसें ले रहा था। पेरिक्लीस चला गया था, पर उसका नाम अभी भी हवा में तैरता था, जैसे कोई अधूरा वाक्य जो समय के होठों पर अटका रह गया हो।
नगर के लोगों को यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने केवल एक नेता नहीं बल्कि एक दिशा खो दी है। युद्ध अभी भी जारी था। स्पार्टा की सेनाएं भूमि पर आगे बढ़ती जा रही थीं और एथेंस की नौसेना समुद्र पर संघर्ष कर रही थी। पर अब उस युद्ध में वह आदर्श नहीं रहा था जिसके लिए पेरिक्लीज ने लड़ाई शुरू की थी। वह अब केवल बदले और थकान का चक्र बन चुका था। हर जीत, हर हार नगर को और भीतर तक तोड़ रही थी। लोगों के बीच भय और अविश्वास का वातावरण फैल गया। जो कभी कला के लिए जीवित थे, अब केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दार्शनिकों के विद्यालय खाली पड़े थे, नाट्यशालाओं की आवाजें बुझ चुकी थीं। नगर के चौराहों पर सैनिकों की छाया थी, कवियों की नहीं। एथेंस धीरे धीरे अपने ही गौरव के नीचे दबने लगा था। फिर भी कुछ लोग थे जो पेरिक्लीस की आत्मा को जीवित रखे हुए थे। उसके शिष्यों में से एक युवा व्यक्ति था, सुकरात। उसने देखा था कि सत्ता और युद्ध की चकाचौंध के पीछे एक गहरी नैतिकता छिपी है जिसे पेरिक्लीस समझता था। सुकरात ने उसी दृष्टि को आगे बढ़ाया, प्रश्न पूछने की कला, सत्य की खोज और तर्क की निडरता। वह कहता था, जो मनुष्य अपने जीवन की जांच नहीं करता वह जीता नहीं, केवल चलता है। यह विचार मानो पेरिक्लीस की आत्मा से ही जन्मा था। पेरिक्लीस के बाद एथेंस में कई नेता आए, पर कोई भी वैसा नहीं था। कुछ ने शक्ति से शासन किया, कुछ ने भीड़ को लुभाया, पर किसी के पास वह संतुलन नहीं था, बुद्धि और करुणा का संगम। धीरे धीरे एथेंस की राजनीति अपनी चमक खोने लगी। सभा में अब दर्शन की जगह तर्क वितर्क और नैतिकता की जगह महत्वाकांक्षा ने ले ली थी। युद्ध ने नगर को अंदर से खा लिया। लियांग की कमी, बीमारियां और लगातार हमलों ने लोगों को निराश कर दिया। वे अब देवताओं को दोष देने लगे या उन विचारों को जिन्हें कभी गर्व से अपनाया था। कुछ कहते थे कि पेरिक्लीस ने नगर को स्वर्ग बनाना चाहा और उसे नष्ट कर दिया, पर कुछ ऐसे भी थे जो रात के अंधेरे में उसकी मूर्ति के पास दीप जलाते थे, ये कहते हुए कि जिसने हमें सोचने की हिम्मत दी वह कभी नहीं मर सकता। समय बीतता गया, युद्ध अंततः समाप्त हुआ, पर एथेंस अब वह नगर नहीं रहा। उसकी दीवारें खड़ी थीं, पर आत्मा टूट चुकी थी। फिर भी जब युद्ध की धूल बैठी और नई पीढ़ियां जन्म लेने लगीं, तो उन्होंने उन कहानियों को सुना जो उनके पूर्वज फुसफुसाते थे। पेरिक्लीस के युग की, जब एथेंस ने आकाश को छूने का साहस किया था। शताब्दियों बाद जब यात्रियों ने खंडहरों में पार्थेनन के स्तंभ देखे, तो वे कहते थे, यह संगमरमर नहीं, यह विचार का स्मारक है। और वास्तव में उन श्वेत दीवारों में आज भी वह प्रतिध्वनि सुनाई देती है। एक नगर जिसने खुद को देवताओं से नहीं, अपने विचारों से ऊंचा उठाया। पेरिक्लीस ने कोई वंश नहीं छोड़ा, कोई सिंहासन नहीं, पर उसने वह छोड़ा जो हर युग की नींव है, संस्कृति, विचार और आत्मसम्मान। उसने सिखाया कि सभ्यता केवल युद्धों से नहीं बनती, बल्कि इस विश्वास से बनती है कि मनुष्य सुंदरता और न्याय के योग्य है। कहा जाता है कि जब रोम का एक दार्शनिक सदियों बाद एथेंस आया, तो उसने पार्थेनन की छाया में खड़े होकर कहा, यदि यह पत्थर बोल पाते तो वे कहते कि उन्होंने पेरिक्लीस के हाथों में अमृता पाई। और वास्तव में वही हुआ। हर युग में जब कोई कलाकार अपने विचारों से दुनिया को बदलना चाहता है, तो वह अनजाने में उसी आत्मा को आगे बढ़ाता है, एथेंस की और उसके सबसे महान निर्माता की। पेरिक्लीस का जीवन केवल इतिहास नहीं था, वह एक दृष्टि थी कि समाज तब फलता फूलता है जब वह अपने लोगों को केवल जीने नहीं, सोचने की आजादी देता है। उसके युग की गूंज आज भी हर लोकतंत्र की नींव में सुनी जा सकती है। वह समय जब मनुष्य ने खुद को पाया, जब सुंदरता और तर्क का संगम हुआ, जब देवताओं से भी बड़ा आदर्श मानवता बन गई। और इस प्रकार एथेंस के स्वर्ण युग की कहानी अपने चरम पर पहुंचकर एक शाश्वत विराम लेती है। पर यह विराम अंत नहीं, एक निरंतरता है। जब भी कोई सभ्यता अपने भीतर रोशनी खोजती है, वह पेरिक्लीस की ओर लौटती है। वह अब किसी नगर का नहीं, पूरे मानव जगत का नागरिक बन चुका है। वह व्यक्ति जिसने यह सिखाया कि महानता सत्ता में नहीं, दृष्टि में होती है। समय बीतता गया, युद्ध अंततः समाप्त हुआ, पर एथेंस अब वह नगर नहीं रहा। उसकी दीवारें खड़ी थीं, पर आत्मा टूट चुकी थी।
फिर भी जब युद्ध की धूल बैठी और नई पीढ़ियां जन्म लेने लगी, तो उन्होंने उन कहानियों को सुना जो उनके पूर्वज फुसफुसाते थे। पेरिक्लीस के युग की, जब एथेंस ने आकाश को छूने का साहस किया था। शताब्दियों बाद जब यात्रियों ने खंडहरों में पार्थेनन के स्तंभ देखे, तो वे कहते थे, यह संगमरमर नहीं, यह विचार का स्मारक है। और वास्तव में उन श्वेत दीवारों में आज भी वह प्रतिध्वनि सुनाई देती है, एक नगर जिसने खुद को देवताओं से नहीं, अपने विचारों से ऊंचा उठाया। पेरिक्लीस ने कोई वंश नहीं छोड़ा, कोई सिंहासन नहीं, पर उसने वह छोड़ा जो हर युग की नींव है, संस्कृति, विचार और आत्मसम्मान। उसने सिखाया कि सभ्यता केवल युद्धों से नहीं बनती, बल्कि इस विश्वास से बनती है कि मनुष्य सुंदरता और न्याय के योग्य है। पेरिक्लीस का जीवन केवल इतिहास नहीं था, वह एक दृष्टि थी कि समाज तब फलता फूलता है जब वह अपने लोगों को केवल जीने नहीं, सोचने की आजादी देता है। उसके युग की गूंज आज भी हर लोकतंत्र की नींव में सुनी जा सकती है। वह समय जब मनुष्य ने खुद को पाया, जब सुंदरता और तर्क का संगम हुआ, जब देवताओं से भी बड़ा आदर्श मानवता बन गई। और इस प्रकार एथेंस के स्वर्ण युग की कहानी अपने चरम पर पहुंचकर एक शाश्वत विराम लेती है। पर यह विराम अंत नहीं, एक निरंतरता है। जब भी कोई सभ्यता अपने भीतर रोशनी खोजती है, वह पेरिक्लीस की ओर लौटती है। वह अब किसी नगर का नहीं, पूरे मानव जगत का नागरिक बन चुका है। वह व्यक्ति जिसने यह सिखाया कि महानता सत्ता में नहीं, दृष्टि में होती है। युग बीत गया, पर पेरिक्लीस का नाम समय के पन्नों पर अमिट रह गया। एथेंस अब अपने घावों को सहला रहा था, और उसके खंडहरों में अब भी वह रोशनी टिमटिमा रही थी जो कभी उसकी आत्मा हुआ करती थी। जब नगर ने अपनी सांसें फिर से संभाली, तो लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक नेता नहीं खोया था, उन्होंने उस आदर्श को खो दिया था जिसने उन्हें एकजुट किया था। फिर भी उसकी याद उनके हर विचार, हर संरचना, हर कविता में जीवित थी। फारसी और स्पार्टा के युद्धों की राख के बीच दार्शनिकों ने फिर से अपने विद्यालयों के द्वार खोले। सुकरात, जो कभी पेरिक्लीस के विचारों की छाया में बड़ा हुआ था, अब अपने प्रश्नों से एथेंस की आत्मा को झकझोर रहा था। वह लोगों से पूछता, क्या तुम जानते हो कि न्याय क्या है? क्या तुम सचमुच स्वतंत्र हो? और जब लोग उत्तर देने में हिचकिचाते, तो वह मुस्कुराकर कहता, तो चलो खोजते हैं। यह वही खोज थी जिसे पेरिक्लीस ने आरंभ किया था, सत्य की अनवरत यात्रा। फारसी और स्पार्टा के युद्धों की राख के बीच दार्शनिकों ने फिर से अपने विद्यालयों के द्वार खोले। सुकरात, जो कभी पेरिक्लीस के विचारों की छाया में बड़ा हुआ था, अब अपने प्रश्नों से एथेंस की आत्मा को झकझोर रहा था। वह लोगों से पूछता, क्या तुम जानते हो कि न्याय क्या है? क्या तुम सचमुच स्वतंत्र हो? और जब लोग उत्तर देने में हिचकिचाते, तो वह मुस्कुराकर कहता, तो चलो खोजते हैं। यह वही खोज थी जिसे पेरिक्लीस ने आरंभ किया था, सत्य की अनवरत यात्रा। कला ने भी नई दिशा ली। पेरिक्लीस के युग की मूर्तियां, मंदिर और नाटक अब केवल भव्यता के प्रतीक नहीं रहे, वे मानवता की जटिलता का दर्पण बन गए। पार्थेनन के स्तंभों के बीच अब भी उसकी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। सौंदर्य केवल देखने में नहीं, सोचने में है। कलाकारों ने वही विचार अपनी रचनाओं में उतारा। फिडियास का शिष्य अब देवताओं की नहीं, मनुष्यों की मूर्तियां गढ़ता था, क्योंकि अब देवत्व मनुष्य के भीतर खोजा जाने लगा था। एथेंस की नई पीढ़ी के लिए पेरिक्लीस एक कथा था, लगभग पौराणिक। बच्चे उसकी कहानियां सुनते हुए बड़े होते, कैसे उसने संगमरमर से सपने बनाए, कैसे उसने युद्ध के बीच भी कला को मारा नहीं। बुजुर्ग कहते, वह केवल राजा नहीं था, वह कवि था जो शब्दों से नगर गढ़ता था। और जब शाम को सूर्य पार्थेनन की सीढ़ियों पर ढलता, तो ऐसा लगता जैसे वह उसकी छाया में अब भी खड़ा है, शांत, गंभीर और अमर। लेकिन युग कभी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ एथेंस फिर से महत्वाकांक्षाओं में उलझ गया। नए नेता आए, कुछ आदर्शवादी, कुछ अवसरवादी। वे पेरिक्लीस की विरासत पर दावा करते, पर कोई भी उसकी आत्मा को नहीं समझ पाया। नगर धीरे धीरे भीतर से खोखला होने लगा।
जहां कभी दर्शन की बहस होती थी, वहां अब सत्ता के खेल खेले जाने लगे। फिर भी उस अंधेरे में कुछ चिंगारियां थीं। प्लेटो, जो सुकरात का शिष्य था, उसने कहा, यदि राज्य को फिर से महान बनना है तो उसे उस आदर्श की ओर लौटना होगा जहां शासन ज्ञान पर आधारित हो, न कि लालच पर। और इस विचार में फिर से पेरिक्लीज का प्रतिबिंब झलका, वह नेता जिसने कभी कहा था कि सत्ता का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण है। पेरिक्लीज का प्रभाव केवल एथेंस तक सीमित नहीं रहा। उसकी नीतियां और दृष्टि धीरे धीरे पूरे यूनान में फैल गईं। अन्य नगरों ने उसकी शासन प्रणाली को अपनाया, कला और शिक्षा के लिए विद्यालय बनाए। समय ने उसकी छवि को और महान बना दिया। जो कभी विवादास्पद था, अब आदर्श बन गया। लोग कहते, वह मनुष्य नहीं था, वह एथेंस का विचार था। सदियां बीती, एथेंस पर विदेशी शासकों का अधिकार हुआ, उसके मंदिर खंडहर बने, उसकी दीवारें ढह गईं। पर जब भी कोई यात्री उन खंडहरों के बीच खड़ा होता, उसे ऐसा लगता कि समय रुक गया है। हवा में अब भी वह स्थिरता थी जो केवल उस व्यक्ति की उपस्थिति से आती है जिसने अपने युग से परे सोचने का साहस किया था। इतिहास ने उसके नाम को कई अर्थों में ढाला। कुछ ने उसे लोकतंत्र का जनक कहा, कुछ ने एक दूरदर्शी तानाशाह। पर सत्य इन दोनों के बीच कहीं था। वह न तो केवल शासक था, न केवल दार्शनिक, वह बिंदु था जहां राजनीति और दर्शन का मिलन हुआ। उसने सत्ता को विचार की सेवा में लगाया और यही उसकी महानता थी। उसकी विरासत केवल इमारतों में नहीं, विचारों में थी। हर वह व्यक्ति जो सत्ता से ऊपर सिद्धांत को रखता है, हर वह नगर जो तलवार से पहले संवाद को चुनता है, हर वह समाज जो कला और शिक्षा को प्राथमिकता देता है, वह पेरिक्लीज का उत्तराधिकारी है। और इस तरह समय के अनगिनत प्रवाहों में भी उसका नाम नहीं डूबा। वह अब भी जीवित है, हर पुस्तकालय की दीवारों में, हर विद्यालय की आत्मा में, हर स्वतंत्र विचार में। एथेंस भले ही एक नगर था, पर पेरिक्लीज ने उसे एक विचार बना दिया, ऐसा विचार जो युगों को पार कर जाता है। उसके जीवन की कथा अब इतिहास की पुस्तकें नहीं बल्कि मानवता का अध्याय बन चुकी थी। जब कोई शासक अपने नगर को केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्रकाश से भरना चाहता है, तो वह अनजाने में उसी राह पर चलता है जो पेरिक्लीज ने दिखाई थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने मृत्यु के बाद भी अपने विचारों से युगों को जीवित रखा। वह अब केवल एथेंस का नहीं, समूचे मानव मन का हिस्सा बन गया था। एक ऐसा मनुष्य जिसने साबित किया कि सभ्यता का सच्चा स्वर्ण युग वह होता है जब विचार पत्थर से भी अधिक स्थायी हो जाते हैं। पेरिक्लीज का प्रभाव केवल एथेंस तक सीमित नहीं रहा। उसकी नीतियां और दृष्टि धीरे धीरे पूरे यूनान में फैल गईं। अन्य नगरों ने उसकी शासन प्रणाली को अपनाया, कला और शिक्षा के लिए विद्यालय बनाए। समय ने उसकी छवि को और महान बना दिया। जो कभी विवादास्पद था, अब आदर्श बन गया। लोग कहते, वह मनुष्य नहीं था, वह एथेंस का विचार था। इतिहास ने उसके नाम को कई अर्थों में ढाला। कुछ ने उसे लोकतंत्र का जनक कहा, कुछ ने एक दूरदर्शी तानाशाह। पर सत्य इन दोनों के बीच कहीं था। वह न तो केवल शासक था, न केवल दार्शनिक, वह बिंदु था जहां राजनीति और दर्शन का मिलन हुआ। उसने सत्ता को विचार की सेवा में लगाया और यही उसकी महानता थी। उसकी विरासत केवल इमारतों में नहीं, विचारों में थी। हर वह व्यक्ति जो सत्ता से ऊपर सिद्धांत को रखता है, हर वह नगर जो तलवार से पहले संवाद को चुनता है, हर वह समाज जो कला और शिक्षा को प्राथमिकता देता है, वह पेरिक्लीज का उत्तराधिकारी है। और इस तरह समय के अनगिनत प्रवाहों में भी उसका नाम नहीं डूबा। वह अब भी जीवित है, हर पुस्तकालय की दीवारों में, हर विद्यालय की आत्मा में, हर स्वतंत्र विचार में। एथेंस भले ही एक नगर था, पर पेरिक्लीज ने उसे एक विचार बना दिया, ऐसा विचार जो युगों को पार कर जाता है। उसके जीवन की कथा अब इतिहास की पुस्तकें नहीं बल्कि मानवता का अध्याय बन चुकी थी। जब कोई शासक अपने नगर को केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्रकाश से भरना चाहता है, तो वह अनजाने में उसी राह पर चलता है जो पेरिक्लीज ने दिखाई थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी
कि उसने मृत्यु के बाद भी अपने विचारों से युगों को जीवित रखा। वह अब केवल एथेंस का नहीं, समूचे मानव मन का हिस्सा बन गया था। एक ऐसा मनुष्य जिसने साबित किया कि सभ्यता का सच्चा स्वर्ण युग वह होता है जब विचार पत्थर से भी अधिक स्थायी हो जाते हैं। समय की नदी आगे बहती गई, पर उसके जल में अब भी पेरिक्लीस की छाया झिलमिलाती रही। एथेंस ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर उसकी आत्मा में जो रोशनी पेरिक्लीस ने जलाई थी वह कभी पूरी तरह बुझी नहीं। हर नई पीढ़ी जब अपने शहर को समझने की कोशिश करती तो उसे एहसास होता कि जो कुछ भी उसने पाया, स्वतंत्रता, तर्क, कला और लोकतंत्र, सब उसी व्यक्ति के स्वप्न से जन्मे थे जिसने कभी कहा था, एथेंस केवल पत्थर और दीवारें नहीं, यह विचारों का नगर है। पेरिक्लीस के निधन के बाद एथेंस ने खुद को दो दिशाओं में बंटा पाया। एक ओर वे थे जो उसकी विरासत को संजोना चाहते थे, और दूसरी ओर वे जो तत्कालिक शक्ति के मोह में डूबे थे। सभाओं में अब चर्चा का विषय दर्शन नहीं, बल्कि युद्ध और राजनीति के खेल थे। फिर भी कुछ आवाजें अब भी उन दीवारों के बीच गूंजती थीं जो कभी उसके युग की गवाही देती थीं। सुकरात, प्लेटो और आगे चलकर अरस्तु, इन सब के शब्दों में पेरिक्लीस की आत्मा सांस ले रही थी। इन दार्शनिकों ने जो प्रश्न उठाए वे उसी बीज से उपजे थे जो पेरिक्लीस ने बोया था। क्या राज्य का उद्देश्य शक्ति है या न्याय? क्या मनुष्य का कर्तव्य आज्ञा पालन है या सत्य की खोज? इन प्रश्नों ने आने वाले युगों की नींव रखी। एथेंस का स्वर्ण युग भले ही ढल गया था, पर उसका विचार अब सभ्यता का शाश्वत अंग बन चुका था। धीरे धीरे रोम ने यूनान को अपने अधीन कर लिया। एथेंस की गलियां अब विदेशी सैनिकों के कदमों से भर गईं। पार्थेनन पर नई झंडियां लहराईं और पुराने देवताओं के नाम इतिहास बन गए। पर रोम के दार्शनिकों और शासकों ने भी यह स्वीकार किया कि यदि उन्होंने सभ्यता को गढ़ा तो उसकी मिट्टी एथेंस से आई। जब उन्होंने अपने फोरम बनाए तो उन्होंने पार्थेनन की शैली अपनाई। जब उन्होंने कानूनों की चर्चा की तो उन्होंने एथेंस के लोकतंत्र को आदर्श माना। इस प्रकार पेरिक्लीस का विचार सीमाओं से परे निकल गया। अब वह केवल यूनान का नहीं, समूचे पश्चिमी जगत का प्रतीक बन गया। एथेंस के पुराने नागरिक जब शाम को एकत्र होते तो वे अब भी पेरिक्लीस की बातें याद करते। एक वृद्ध कवि ने कहा था, हमारे नगर ने युद्धों से बहुत कुछ खोया, पर एक चीज कभी नहीं खोई, पेरिक्लीस का स्वप्न। वह स्वप्न जो बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व स्वयं को बेहतर बनाना है। यह वाक्य एथेंस की नई पहचान बन गया। समय आगे बढ़ा और मध्य युग का अंधकार छा गया। यूनान की चमक धुंधली हो गई, विद्या के दीपक मंद पड़ गए। परंतु यूरोप के कुछ कोनों में भिक्षु और विद्वान अब भी उन पुरानी पांडुलिपियों की रक्षा कर रहे थे जिनमें पेरिक्लीस और उसके युग की स्मृतियां दर्ज थीं। वे जानते थे कि ये केवल इतिहास नहीं, मानवता की आत्मा है। सदियां बीती और जब पुनर्जागरण का सूरज उगा तब इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के कलाकारों और विचारकों ने फिर से एथेंस की ओर देखा। उन्होंने कहा, यदि हमें मनुष्य को फिर से केंद्र में लाना है तो हमें वहीं लौटना होगा जहां से यह विचार शुरू हुआ था। और वे लौटे, पेरिक्लीस के युग की ओर, उस युग की ओर जिसने पहली बार मनुष्य को यह विश्वास दिया था कि वह स्वयं अपना निर्माता है। पेरिक्लीस अब केवल एक ऐतिहासिक नाम नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, रचनात्मकता, तर्क और आदर्श शासन का प्रतीक। उसकी मूर्तियां यूरोप के विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों में सजाई गईं। कलाकारों ने उसके चित्र बनाए, दार्शनिकों ने उसके भाषणों की व्याख्या की। उसकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो समय से परे था, जो शासन करते हुए भी सोचता था, जो नेतृत्व करते हुए भी सीखता था। किंतु सबसे अद्भुत यह था कि उसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक थे। जब किसी समाज में असमानता बढ़ती, जब सत्ता नैतिकता से दूर होती, तब लोग कहते, हमें एक पेरिक्लीस चाहिए। वह नाम एक प्रार्थना बन गया, एक दिशा, एक आदर्श। इतिहास की यह सबसे बड़ी विजय थी कि एक व्यक्ति जिसने कभी अपने नगर के लिए सोचा, वह हजारों वर्षों बाद पूरी मानवता का मार्गदर्शक बन गया। उसके विचार अब केवल ग्रीक भाषा में नहीं,
हर उस भाषा में जीवित थे जिसमें स्वतंत्रता और विचार का सम्मान था। और जब आधुनिक युग आया, जब लोकतंत्र फिर से मानवता की पहचान बना, तब इतिहासकारों ने लिखा, हर संसद में पेरिक्लीस की गूंज है, हर संविधान में उसकी आत्मा है। सच ही तो था। उसने केवल एक युग नहीं बनाया, उसने भविष्य को आकार दिया। एथेंस अब भी खड़ा है, अपने खंडहरों में गर्व से। जब सूर्य पार्थेनन की छत पर ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे पेरिक्लीस की छाया फिर से दीवारों पर चल रही हो, जैसे वह अब भी अपने नगर को देख रहा हो, शांत, गर्वित और अमर। उसकी कहानी अब केवल बीते युग की नहीं, हर उस युग की है जो बेहतर बनने का साहस रखता है। समय आगे बढ़ा और मध्य युग का अंधकार छा गया। यूनान की चमक धुंधली हो गई, विद्या के दीपक मंद पड़ गए। परंतु यूरोप के कुछ कोनों में भिक्षु और विद्वान अब भी उन पुरानी पांडुलिपियों की रक्षा कर रहे थे जिनमें पेरिक्लीस और उसके युग की स्मृतियां दर्ज थीं। वे जानते थे कि ये केवल इतिहास नहीं, मानवता की आत्मा है। सदियां बीतीं और जब पुनर्जागरण का सूरज उगा, तब इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के कलाकारों और विचारकों ने फिर से एथेंस की ओर देखा। उन्होंने कहा, यदि हमें मनुष्य को फिर से केंद्र में लाना है तो हमें वहीं लौटना होगा जहां से यह विचार शुरू हुआ था। और वे लौटे पेरिक्लीस के युग की ओर, उस युग की ओर जिसने पहली बार मनुष्य को यह विश्वास दिया था कि वह स्वयं अपना निर्माता है। पेरिक्लीस अब केवल एक ऐतिहासिक नाम नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, रचनात्मकता, तर्क और आदर्श शासन का प्रतीक। उसकी मूर्तियां यूरोप के विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों में सजाई गईं। कलाकारों ने उसके चित्र बनाए, दार्शनिकों ने उसके भाषणों की व्याख्या की। उसकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो समय से परे था, जो शासन करते हुए भी सोचता था, जो नेतृत्व करते हुए भी सीखता था। किंतु सबसे अद्भुत यह था कि उसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक थे। जब किसी समाज में असमानता बढ़ती, जब सत्ता नैतिकता से दूर होती, तब लोग कहते, हमें एक पेरिक्लीस चाहिए। वह नाम एक प्रार्थना बन गया, एक दिशा, एक आदर्श। एथेंस अब भी खड़ा है, अपने खंडहरों में गर्व से। जब सूर्य पार्थेनन की छत पर ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे पेरिक्लीस की छाया फिर से दीवारों पर चल रही हो, जैसे वह अब भी अपने नगर को देख रहा हो, शांत, गर्वित और अमर। उसकी कहानी अब केवल बीते युग की नहीं, हर उस युग की है जो बेहतर बनने का साहस रखता है। एथेंस के खंडहरों में जब सुबह की पहली किरणें पड़ती तो संगमरमर पर सुनहरी रोशनी फैलती। वह नगर जो कभी पेरिक्लीस के विचारों से जीवंत था, अब इतिहास का एक स्तंभ बन चुका था। पर उसकी आत्मा, उसकी सोच और उसका आदर्श अब भी हवा में गूंज रहा था। यद्यपि पेरिक्लीस अपनी देह में नहीं रहा, पर उसके शब्द, उसके निर्णय और उसका दृष्टिकोण हर नागरिक के हृदय में जीवित थे। पेलोपोनेशियन युद्ध ने एथेंस को भीतर तक झकझोर दिया था, पर पेरिक्लीस का संदेश अब भी लोगों को मार्गदर्शन देता था। सत्ता केवल शक्ति नहीं, न्याय और तर्क का उपयोग होना चाहिए, उसने कहा था। यही आदर्श अब नए नेता, विचारकों और नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया। हर सभागार, हर विद्यालय और हर समुद्र तट पर लोग यही पूछते, क्या हम पेरिक्लीस के मार्ग पर चल रहे हैं? सदियों के दौरान जब यूनान विदेशी शासकों के अधीन हुआ, तब भी एथेंस ने अपनी संस्कृति को संरक्षित किया। पेरिक्लीस की विरासत केवल निर्माणों और मूर्तियों में नहीं थी, बल्कि शिक्षा, दर्शन और न्याय में थी। युवा दार्शनिक उसके विचारों को पढ़ते और समझते, कैसे एक नेता केवल शासन नहीं करता, बल्कि नगर और उसकी आत्मा का निर्माण करता है। फिर भी समय की धारा ने कई नगरों को नष्ट कर दिया, लेकिन एथेंस ने अपनी पहचान खोई नहीं। पार्थेनन के स्तंभ अब खंडहरों में फिर भी यह बताते कि यहाँ कभी एक ऐसा नेता था जिसने नगर को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विचारों से सजाया। इतिहासकारों ने लिखा, पेरिक्लीस का युग न केवल स्वर्णिम था, बल्कि वह मानवता की चेतना को जागृत करने वाला था। यूरोप में पुनर्जागरण का समय आया और कलाकार, वास्तुकार और दार्शनिक फिर से एथेंस की ओर देखने लगे। उन्होंने पार्थेनन की वास्तुकला से प्रेरणा ली, पेरिक्लीस के लोकतंत्र से प्रेरणा ली। यह संकेत था कि एक विचार, एक दृष्टि हजारों वर्ष बाद भी मानवता को मार्गदर्शन दे सकती है।
पेरिक्लीस का जीवन केवल राजनीति का नहीं था। उसने जनता को सिखाया कि स्वतंत्रता, शिक्षा और कला सबसे बड़ा अधिकार है। उसने यह भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग तर्क और न्याय की सेवा में होना चाहिए। यही कारण था कि उसका प्रभाव केवल एथेंस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पश्चिमी विश्व में फैल गया। युवाओं ने उसे आदर्श माना। उन्होंने पूछा, कैसे एक व्यक्ति इतना दूरदर्शी हो सकता है? कैसे उसने अपने नगर को केवल सत्ता और विजय से नहीं, बल्कि विचारों, कला और दर्शन से गढ़ा? पेरिक्लीस ने न केवल अपने समय को जीता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक दृष्टि दी। समय ने उसके नाम को महान बना दिया। लोग अब उसे केवल नेता नहीं, बल्कि विचारक, शिक्षक और मार्गदर्शक मानते। उसकी नीतियां, उसके भाषण और उसका दृष्टिकोण हर समाज में आदर्श बन गए। उसका जीवन यह सिखाता है कि महानता केवल युद्धों या संपत्ति में नहीं, बल्कि विचारों और मानवता की सेवा में होती है। एथेंस अब भी खड़ा है। उसकी गलियां, मंदिर और समुद्र तट सब इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहां एक ऐसा युग था जब नगर केवल शक्ति और विजय के लिए नहीं, बल्कि विचारों, शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए जीवित था। और यह युग पेरिक्लीस के हाथों में जन्मा था। हर नई पीढ़ी जब एथेंस के इतिहास को पढ़ती है तो पेरिक्लीस की गूंज सुनती है। उसका जीवन याद दिलाता है कि समाज केवल कानून और शासन से नहीं, बल्कि विचारों और नैतिकता से महान बनता है। यही कारण है कि पेरिक्लीस का नाम समय की कसौटी पर कभी फीका नहीं पड़ा। उसकी सोच अब भी हर लोकतांत्रिक विचार, हर स्वतंत्र समाज और हर उस व्यक्ति में जीवित है जो न्याय, तर्क और सौंदर्य को प्राथमिकता देता है। पेरिक्लीस ने सिद्ध किया कि नगर का असली गौरव केवल उसकी दीवारों या इमारतों में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के मन और विचार में होता है। समय आगे बढ़ता रहा, पर एथेंस की आत्मा, उसके खंडहर और उसकी कहानी पेरिक्लीस की तरह अमर रह गई। इतिहासकार, दार्शनिक और नेता सब उसके विचारों की गूंज को सुनते और उसे अपनाते। यही उसका सबसे बड़ा उपहार था कि उसने न केवल एथेंस को एक युग दिया, बल्कि मानवता को एक मार्गदर्शन। और इस तरह पेरिक्लीस का जीवन, उसकी नीतियां और उसका दृष्टिकोण सदियों तक मानवता की प्रेरणा बनता रहा। वह केवल एक नगर का नेता नहीं था, बल्कि वह विचार, दर्शन और मानवता की सर्वोच्चता का प्रतीक बन गया। समय ने उसके नाम को महान बना दिया। लोग अब उसे केवल नेता नहीं, बल्कि विचारक, शिक्षक और मार्गदर्शक मानते। उसकी नीतियां, उसके भाषण और उसका दृष्टिकोण हर समाज में आदर्श बन गए। उसका जीवन यह सिखाता है कि महानता केवल युद्धों या संपत्ति में नहीं, बल्कि विचारों और मानवता की सेवा में होती है। हर नई पीढ़ी जब एथेंस के इतिहास को पढ़ती है तो पेरिक्लीस की गूंज सुनती है। उसका जीवन याद दिलाता है कि समाज केवल कानून और शासन से नहीं, बल्कि विचारों और नैतिकता से महान बनता है। यही कारण है कि पेरिक्लीस का नाम समय की कसौटी पर कभी फीका नहीं पड़ा। उसकी सोच अब भी हर लोकतांत्रिक विचार, हर स्वतंत्र समाज और हर उस व्यक्ति में जीवित है जो न्याय, तर्क और सौंदर्य को प्राथमिकता देता है। पेरिक्लीस ने सिद्ध किया कि नगर का असली गौरव केवल उसकी दीवारों या इमारतों में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के मन और विचार में होता है। समय आगे बढ़ता रहा, पर एथेंस की आत्मा, उसके खंडहर और उसकी कहानी पेरिक्लीस की तरह अमर रह गई। इतिहासकार, दार्शनिक और नेता सब उसके विचारों की गूंज को सुनते और उसे अपनाते। यही उसका सबसे बड़ा उपहार था कि उसने न केवल एथेंस को एक युग दिया, बल्कि मानवता को एक मार्गदर्शन। और इस तरह पेरिक्लीस का जीवन, उसकी नीतियां और उसका दृष्टिकोण सदियों तक मानवता की प्रेरणा बनता रहा। वह केवल एक नगर का नेता नहीं था, बल्कि वह विचार, दर्शन और मानवता की सर्वोच्चता का प्रतीक बन गया। युग बदलते रहे, पर पेरिक्लीस का प्रभाव एथेंस पर अटल बना रहा। नगर जो कभी युद्ध और महामारी के कारण थक गया था, अब धीरे धीरे फिर से जीवन में लौट रहा था। लोग उसके विचारों को याद कर रहे थे, उसके आदर्शों को अपनाने का प्रयास कर रहे थे। पेरिक्लीस की राजनीति, दर्शन और कला की दृष्टि अब केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा बन चुकी थी। पेलोपोनेशियन युद्ध के बाद एथेंस ने अपने खंडहरों से पुनर्निर्माण शुरू किया।
नए नेता आए, नए विचार आए, पर अधिकांश ने पेरिक्लीस के आदर्शों की छाया में ही कार्य किया। उन्होंने शिक्षा और कला पर ध्यान केंद्रित किया और जनता को लोकतंत्र का अधिकार फिर से महसूस कराया। नगर ने अनुभव किया कि केवल युद्ध और विजय से सभ्यता नहीं बनती, बल्कि विचार, न्याय और स्वतंत्रता की सेवा से बनती है। पेरिक्लीस के विचार अब नई पीढ़ी में जीवित हो रहे थे। युवा नागरिक उसकी नीति और दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। सुकरात और प्लेटो की शिक्षाएं, जो स्वयं पेरिक्लीस के युग से प्रभावित थीं, अब नई पीढ़ी के मार्गदर्शन में आई। बच्चों को सिखाया गया कि लोकतंत्र केवल बहुमत का निर्णय नहीं, बल्कि न्याय और तर्क पर आधारित होना चाहिए। यही पेरिक्लीस की सबसे बड़ी धरोहर थी, विचारों के माध्यम से सत्ता और समाज को नियंत्रित करना। कला और वास्तुकला में भी उसका प्रभाव स्पष्ट था। पार्थेनन के स्तंभ अब खंडहर में थे, पर उनकी महानता और सौंदर्य हर नए निर्माण में झलकता। मूर्तिकारों और कलाकारों ने उसकी शैली और दृष्टि को अपनाया और नए मंदिरों और नगर सभाओं में उसका आदर्श जीवित रहा। पेरिक्लीस का मानना था कि नगर का गौरव केवल उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और नागरिकों के विचार में होता है। समय के साथ एथेंस ने विदेशियों के आक्रमण और शासन का सामना किया, पर उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। विदेशी शासक भी पेरिक्लीस की नीतियों और दृष्टि से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी सभ्यताओं में लोकतंत्र, न्याय और कला की प्रथाओं को अपनाया, जो सीधे पेरिक्लीस के विचारों से प्रेरित थीं। इस प्रकार वह केवल एथेंस का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का प्रेरक बन गया। युवा दार्शनिकों और नेताओं ने उसका नाम आदर्श मान लिया। हर महत्वपूर्ण निर्णय में, हर न्यायिक सभा में लोग उसे याद करते और उसकी शिक्षाओं को मार्गदर्शन मानते। उसने यह साबित कर दिया कि महानता केवल शक्ति या विजय में नहीं, बल्कि विचार, नैतिकता और कला की सेवा में होती है। इतिहास में उसका नाम अमिट हो गया। न केवल एथेंस के नागरिक, बल्कि पूरे यूनानी संसार ने उसे सम्मानित किया। उसके विचार और आदर्श हर पुस्तक, हर भाषण और हर नागरिक के जीवन में प्रतिध्वनित हुए। यही कारण है कि उसके युग की गूंज सदियों तक सुनी गई। पेरिक्लीस का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उसने शिक्षा को प्राथमिकता दी, कला को सम्मान दिया और नागरिकों में स्वतंत्रता का बीज बोया। यही कारण था कि उसकी मृत्यु के बाद भी एथेंस ने उसका आदर्श नहीं छोड़ा। नगर ने अपने नागरिकों के माध्यम से उसकी दृष्टि को जीवित रखा और इस प्रकार एथेंस का स्वर्ण युग केवल एक समय की कहानी नहीं, बल्कि एक स्थायी दृष्टि बन गई। पेरिक्लीस ने यह दिखा दिया कि समाज का असली गौरव केवल भौतिक संपत्ति या युद्ध में विजय में नहीं, बल्कि विचार, न्याय और मानवता की सेवा में होता है। उसकी कहानी आज भी हर लोकतांत्रिक समाज के लिए प्रेरणा है, हर नागरिक के लिए मार्गदर्शन है। पेरिक्लीस का जीवन यह सिखाता है कि एक नेता का असली मूल्य उसकी दीवारों, पैसों या युद्धों में नहीं, बल्कि उसके विचारों, आदर्शों और नागरिकों के हृदय में है। यही कारण है कि उसका नाम समय के साथ और भी महान बन गया और वह न केवल एथेंस का, बल्कि पूरी मानवता का प्रतीक बन गया।